नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल एनालिसिस वीडियो में। मैं डिस्कस करने वाला हूँ ऐसी खबरें जो आपके खर्चे को बढ़ा रही हैं या फिर इनकम को बढ़ा रही हैं या फिर आपके इन्वेस्टमेंट्स मतलब आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू को घटा सकती हैं या बढ़ा सकती हैं। तो हमारा गोल होगा कि दुनिया भर से ऐसे न्यूज़ को हम यहाँ पर लाएँ और एनालाइज़ करें जो आपको फाइनेंशियली इम्पैक्ट कर रहा है किसी भी तरीके से, चाहे इनकम के थ्रू, चाहे इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। तो कई सारी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में पता चल सकता है या फिर कुछ बुरी न्यूज़ भी आपको समझ में आ सकती है, पता चल सकती है जो आपके एक्जिस्टिंग स्टॉक्स के बारे में है। तो शुरुआत करूँगा सबसे पहले आर्टिकल से और ये है इंडिया की फर्टिलिटी रेट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंडिया का फर्टिलिटी रेट अब 1.9 हो चुका है। तो इंडिया दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री है इस टाइम पे, अगर आप देखोगे, जहाँ पे एस्टिमेटेड 1.46 बिलियन पीपल हैं और टोटल फर्टिलिटी रेट अब 1.9 हो चुकी है, बिलो रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1 अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। तो ये रिलीज किया गया था ट्यूसडे को और 2021 का सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट है, जहाँ पे कंट्री का जो टोटल फर्टिलिटी रेट था वो 2 चिल्ड्रन था पर वुमन। मतलब ऑन एन एवरेज अ वुमन वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव 2 चिल्ड्रन ड्यूरिंग हर चाइल्ड बेयरिंग ईयर्स, जो होता है 15 टू 49। अब जो फिगर है ये था 2.3 इन 2014 और फर्टिलिटी रेट बिलो रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब ये होता है कि अब वी आर हैविंग फ्यूअर चिल्ड्रन देन नीडेड टू मेंटेन द पॉपुलेशन साइज। मतलब पॉपुलेशन साइज को मेंटेन करने लायक अब हम लोग यहाँ पे फर्टिलिटी रेट को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो पॉपुलेशन साइज को मेंटेन करने के लिए यूजुअली फर्टिलिटी रेट होना चाहिए 2.1 का, अब ये इससे नीचे आ चुका है। एंड इंडिया जो था इन अ ग्रुप ऑफ मिडिल इनकम कंट्रीज रहा है, एंड जहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है बड़ी तेजी से और पॉपुलेशन डबलिंग टाइम अब हो चुका है 79 ईयर्स। तो टॉप कंट्रीज अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन इन मिलियंस, तो यहाँ पे आपको नजर आता है कि इंडिया नंबर 1 पे आता है पॉपुलेशन में, फिर आता है चाइना और इसके बाद आप देखेंगे आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इसके बाद काफी सारी कंट्रीज हैं ये 237 मिलियन के रेंज में। नाइजीरिया हो गया, ब्राजील हो गया, पाकिस्तान हो गया और इंडोनेशिया भी। एंड हमारे पास में ही बांग्लादेश है जो बहुत ही छोटी सी कंट्री है लेकिन बहुत हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है। मतलब 175.7 मिलियन। आप ये देखिए कि इनकी पॉपुलेशन है, जबकि इतना छोटा सा एरिया है इनके पास। तो ओवरऑल जो वर्ल्ड पॉपुलेशन वो है अब 8.2 बिलियन एंड इंडिया के जो टोटल फर्टिलिटी रेट है अब वो देखिए यहाँ पर है। सबसे कम कहाँ पर है? साउथ कोरिया में सिर्फ 0.8 है। तभी कहा जा रहा है कि कोरियंस तो लगता है खत्म हो जाएंगे अगले 200 सालों में। चाइना के पास 1 है, जापान 1.2, रशिया 1.5, ब्राजील 1.6, यूएस 1.6, ईरान 1.7, इंडिया 1.9, बांग्लादेश 2.1 एंड पाकिस्तान में 3.5 है। तो ऑन एन एवरेज आप ये देखिए कि एक वुमेन पाकिस्तान में करीब 3.5 मतलब 3 से 4 बच्चे एटलीस्ट वो करती हैं, तो वो रिप्लेस ही नहीं करते हैं। जबकि मैं कहूँगा आप ये देखिए, कंपेयर करिए करिए आप इसे साउथ कोरिया से 0.8 है और कहाँ आप देखेंगे जैसे-जैसे कंट्रीज़ डेवलप होते जा रही है उनका फर्टिलिटी रेट गिरते जा रहा है। जैसे-जैसे लोग एजुकेटेड होते जाते हैं उनका फर्टिलिटी रेट कम होते जाता है अक्रॉस कंट्रीज़। तो पॉपुलेशन एज की भी अगर हम बात करें तो आप परसेंटेज देखिए, यहाँ पे इंडिया को हम क्यों बोलते हैं कि इंडिया के पास बहुत एडवांटेज है। अब ये देखिए 0 से 14 24% हो गए इंडिया में, 10 से 19 17%, 10 टू 24 26% एंड 68% लोग इंडिया में 15 टू 64 की एज के हैं, जो एक वर्किंग एज है और सिर्फ 7% है 65 प्लस। और यही चाइना में अगर आप देख लो या फिर जापान में देखो, 65 ईयर्स की एज के ऊपर 30% लोग हैं जापान में। और काम करने वाले लोग फिर कितने कम हुए? आप ये सोचो, जो लोग काम कर सकते हैं, बच्चे वहाँ पे इतने कम है, तो ओल्ड एज के लोग काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि पॉपुलेशन बड़ी धीरे-धीरे बढ़ रहा है, लोग वहाँ पे फर्टिलिटी रेट बहुत कम है और लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ज़्यादा है, तो लोग वहाँ काफ़ी ज़्यादा जीते हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा दिनों तक यहाँ पे वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। बात करूंगा अगले आर्टिकल की। अमिड हाइजीन एंड फूड सेफ्टी के कंसर्न्स, सेंटर में क्रैक डाउन ऑन डार्क साइड ऑफ क्यू कॉमर्स स्टोर्स। क्यू कॉमर्स स्टोर्स की बात चल रही है यहाँ पे, ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट। अब तो आई थिंक रैपिडो भी आ सकता है आगे जाकर के, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। तो सेंटर जो है यहाँ पे बात कर रहा है कि इनकी सर्वेलेंस की जाए रैपिड डिलीवरी आउटफिट्स की, क्योंकि बहुत सारे हाइजीन इश्यूज आ रहे हैं जो फूड और हेल्थ वॉचडॉग्स ने फ्लैग किए हैं डार्क स्टोर्स पे, जिन्हें रन कर रहा है कौन? क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे सीनियर ऑफिशियल्स है कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की, उनका कहना है कि गवर्नमेंट ने कुछ चीजें नोट की हैं, ठीक है, जो रीसेंट फूड सेफ्टी कंप्लेंट्स थे अमिड, अगर आप देखोगे पुअर सैनिटरी कंडीशंस एक रीजन बताया जा रहा है। ऑल्दो सैनिटरी कंडीशंस के बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे डार्क स्टोर्स यूजुअली पैक्ड आइटम्स बेचते हैं एंड वी हैव टू सी कि किस तरीके का वहाँ पे सैनिटरी कंडीशन रहते हैं। एंड वेयर हाउसेस की बात करें तो एफएसएसआई का कहना है कि यहाँ पे हमें देखना होगा, कुछ उनके पास ऐसी खबरें आई हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भी स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो किए जा रहे हैं हाइजीन के और साफ सफाई के। तो गवर्नमेंट यहाँ पे जरूर देखना चाहेगी
ऑडिट करना चाहेगी इनके डार्क स्टोर्स का कि किस तरीके से ये फंक्शन कर रहे हैं। तो वी हैव टू सी कि यहाँ पे कितनी कंपनीज़ हैं जिनको इससे नुकसान हो सकता है, कितनी कुछ ऐसी कंपनीज़ भी हैं फूड डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म्स और क्विक कॉमर्स की जो मैं कहूँगा रूल्स को फ़ॉलो नहीं करती हैं, जो हाइजीन रूल्स हैं। तो अक्रॉस ऑल द कंपनीज़ अगर आप देखोगे स्विगी और ज़ोमैटो लिस्टेड है, एक ज़ेप्टो लिस्टेड नहीं है और ज़ेप्टो की भी आईपीओ की बात चल रही है, तो इट विल बी वेरी क्रूशियल अगर किसी एक के बारे में ऐसा नेगेटिव न्यूज़ आता है, तो हमें बहुत ध्यान से देखना होगा, काफ़ी हर्ट करेगा इनके ब्रांड इमेज को भी। बात करूँगा अगले आर्टिकल की और ये है कि इंडिया यहाँ पे लॉक करने वाला है एसी सेटिंग्स को बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस पावर सेविंग पुश में। तो हम चाहते हैं कि पावर को हम सेव करें इसलिए 20 डिग्री सेल्सियस ही मिनिमम टेम्परेचर होगा एयर कंडीशनर्स का इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट की ये यहाँ पे प्लानिंग है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम रेगुलेट करें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर न्यू एयर कंडीशनर्स का होम्स में, ऑफिसेज़ में और इवन कार में भी, ताकि अननेसेसरी एनर्जी कंजम्पशन ना हो। यूनियन पावर और अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर मनोहर लाल जी का ये कहना है। तो इन्होंने अनाउंस किया है 5,400 करोड़ का वायबिलिटी गैप फंड जो सपोर्ट करेगा 30 गीगावाट आवर बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के लिए। और इन्होंने जर्नलिस्ट को एड्रेस करते हुए कहा कि यहाँ पे ऐसी बातचीत चल रही है कि टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस तक अलाउ किया जाए मिनिमम और मैक्सिमम 28 डिग्री सेल्सियस सारे नए एयर कंडीशनर्स के लिए। और एक्सप्लेन किया इन्होंने रैशनल कि यहाँ पे 100 मिलियन एयर कंडीशनर्स है हमारी कंट्री में, जिसमें से 15 मिलियन जो है नए एसीज ऐड किए जाते हैं हर साल। जो 1 डिग्री रिडक्शन होता है एसी के टेम्परेचर में, इससे एनर्जी कंजम्पशन बढ़ता है 6% से, 1 डिग्री से, ठीक है? तो इनका ये कहना है कि काफ़ी एनर्जी बचा सकते हैं अगर ये कुछ डिग्री मिनिमम टेम्परेचर को ही बढ़ा दें। जो न्यू एयर कंडीशनर्स हैं वो नहीं अलाउ करेंगे कि आप टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे ले जाओ। और कमेंटिंग ऑन द वे अहेड इनका कहना है कि जो सेंटर है वो करंटली सपोर्ट कर रहा है 13.2 गीगावाट आवर ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम थ्रू वायबिलिटी गैप फंड वीजीएफ। तो और 5,500 करोड़ की ऑलमोस्ट एक स्कीम है जो अट्रैक्ट करेगी 33,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इस मीटिंग में इनका कहना है। तो पीक पावर डिमांड अगर आप देखेंगे 241 गीगावाट रहा है 9 जून को और कोई शॉर्टफॉल नहीं रहा है यहाँ पे प्रॉपर सप्लाई रही है पावर की। एंड ये 270 गीगावाट तक का पीक पावर डिमांड मैच करने के लिए इस टाइम पे रेडी है हमारी कंट्री। तो जितने भी स्पाइक्स आते हैं पावर में डिमांड में और जितना भी ज़्यादा मैं कहूँगा यहाँ पे हमें स्पाइक देखने को मिलता है टेम्परेचर में, हम उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। रेयर अर्थ क्राइसिस मारुति ट्रिम्स नियर टर्म ईवी आउटपुट टारगेट। अब देखिए तुरंत फर्क पड़ना शुरू हो गया। मारुति सुजुकी ने नियर टर्म प्रोडक्शन टारगेट्स जो हैं अपने मेडन इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, ई विटारा के लिए कट कर दिया है बाय 2/3, मतलब 66% से कट कर दिया है रेयर अर्थ शॉर्टेज की वजह से। तो मारुति ने सबसे पहले अनाउंसमेंट्स की है कि ये यहाँ पे अपने आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन को टारगेट को स्लैश कर रहे हैं। तो ये लेटेस्ट साइन है डिसरप्शन का जो चाइना क्रिएट कर रहा है इंडिया में सप्लाई शॉर्टेज क्रिएट करके हमारे इंटरमीडिएरी गुड्स का, जैसे कि रॉ रेयर अर्थ मटेरियल्स का। तो यहाँ पे 8,200 ई विटारास बनाएंगे बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर, जब ओरिजिनल गोल था 26,500 का था। और कहा कि सप्लाई कॉन्स्टेंट्स हैं रेयर अर्थ मटेरियल्स के, तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं। और आउटपुट टारगेट इनका जो था 67,000 ईवी का था मार्च 2026 तक। तो ये तो मेरे हिसाब से अचीव हो सकता है इनका कहना है, क्योंकि लेटर ऑन ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन ये और इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर जो सप्लाई है वो इंश्योर कर पाएँ रेयर अर्थ मैग्नेट्स की। तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोप में, जापान में, उन्हें ऑलरेडी सप्लाई मिलना शुरू हो चुका है। इन्हें लाइसेंसेस मिलने शुरू हो गए हैं बीजिंग से, लेकिन इंडिया अभी भी चाइना के अप्रूवल का वेट कर रहा है। एंड काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा ई विटारा एक्साइटमेंट के साथ लॉन्च किया था इन्होंने। फाइनली मारुति की तरफ से हमें ईवी आता हुआ नज़र आ रहा था, नहीं तो अभी तक तो ये सिर्फ़ अपने सीएनजी और पेट्रोल गाड़ियों पे ही फ़ोकस कर रहे थे। बट अब जो अगर आप देखेंगे जितनी भी कंपनीज़ हैं, मैं कहूँगा महिंद्रा, मारुति, ह्युंडई, सब के सब बहुत ही जल्दी अपनी सड़कों पे काफ़ी सारे ईवी के मॉडल्स लाने वाले हैं। तो फाइनली हमें एक अडॉप्शन देखने को मिल रहा है अक्रॉस अक्रॉस ऑल द कार मेकर्स। तो मारुति का कहना है कि रेयर अर्थ इश्यू जो है इसका कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। ये बहुत ध्यान से है, आप पढ़िए कि कोई भी मटेरियल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए ई विटारा के टाइमलाइन पे। एंड कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा एट द मोमेंट ऑन प्रोडक्शन। इवन अगर मैं ह्युंडई की भी बात करूँ तो ह्युंडई का कहना है कि ऑलमोस्ट 1 साल तक का प्रोडक्शन करने के लिए उनके पास रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं। तो उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, 1 साल तक के लिए उनके पास कोई इश्यू नहीं है।
Indian incorporation to double capex to $850 billion in 5 years, S&P report. कॉर्पोरेट इंडिया यहाँ पे क्या कर रहा है कि एम्बिशियस इन्वेस्टमेंट ड्राइव कर रहा है, जहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर ना ये ऑलमोस्ट डबल कर देंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट डबल होने वाला है इंडिया में, $850 बिलियन होने वाला है अगले 5 सालों में, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय S&P ग्लोबल रेटिंग्स। तो इंडियन पावर एंड ट्रांसमिशन, एयरलाइन, ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर, यहाँ पे स्पेंडिंग सबसे ज्यादा होने वाली है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट रहने वाले हैं, रॉबस्ट ऑपरेटिंग कैश फ्लो रहने वाला है और फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज रहेंगी इन तीनों सेक्टर्स के लिए। इंडियन कंपनीज ऑलरेडी एम कर रही है कि प्रोडक्शन को स्केल किया जाए और बढ़ाया जाए, और टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज अगर आप देखेंगे जिनका रेवेन्यू कंबाइन करके $1 ट्रिलियन है एंड $150 बिलियन का इनका एबिटा है, तो ये एक्सपेक्टेड था कि ये फंड करेंगे ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स इंटरनली और लेवरेज ज्यादा नहीं लेंगे, मतलब बहुत ज्यादा लेवरेज पे काम नहीं करेंगे, लोन्स पे काम नहीं करेंगे और इंटरनल इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएंगे। तो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है ताकि वो ग्रोथ को कैप्चर कर पाए। दूसरा, जो मैक्रो टेलविंड्स है, मैं कहूँगा जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है, उसका फ़ायदा उठा पाएँ। और तीसरा, डोमेस्टिक फंडिंग मार्केट्स, इसको ये एक्सेस कर पाएँ। तो आईपीओज़ और ज़्यादा आएँगे, आप मान के चलो अगले 5 सालों में, और ज़्यादा पैसा रेज़ किया जाएगा, उस पैसे को और ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा, उससे और नए आईपीओज़ आएँगे और इस तरीके से एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट होगा। तो पावर और ट्रांसमिशन सेक्टर की मैं बात करूँ तो $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट तो यही एक्सपेक्टेड है, जो वन ऑफ सबसे बिगेस्ट शेयर रहने वाला है। अगले 5 सालों में जितना भी इन्वेस्टमेंट बढ़ना है, उसका 1/3 तो पावर में जाएगा सिर्फ। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेक्टेड है कि डोमिनेट करेगा एजेंडा, क्योंकि इंडिया चाहता है 500 गीगावाट का रिन्यूएबल कैपेसिटी 2030 तक। तो एनटीपीसी, टाटा पावर, पावर ग्रिड ये लीड करने वाले हैं इस चार्ज को। अडानी ग्रुप ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया $20 बिलियन का एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर, $20 बिलियन हर साल इन्वेस्ट करेगा अडानी अगले 5 साल तक। टाटा ग्रुप का कहना है कि वो इन्वेस्ट करेगा $120 बिलियन, मेनली कहां पर, एयरलाइंस में, सेमीकंडक्टर्स में और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इन्होंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है कि इन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना है और कितना बुलिश होंगे इस सेक्टर पे कि ये इतने बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट्स कमिट करने को अभी से रेडी है। तो अगर मैं इंडिगो की बात करूँ, एयर इंडिया की बात करूँ, तो ऑलरेडी स्पेंड करने वाले हैं 75 बिलियन टू 100 बिलियन ऑन न्यू एयरक्राफ्ट। ये ट्रिपल करेंगे अपने फ्लीट साइज को, अपना जो फ्लीट साइज है इनका एयरलाइंस का, उसी को ये ट्रिपल करने की सोच रहे हैं। ऑयल एंड गैस इनकी बात करें, टाटा स्टील की बात करें, सीमेंट की बात करें, तो $250 बिलियन का क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है। और इमर्जिंग सेक्टर्स हैं जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, तो ये आपको नोट करो, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो 10 साल बाद के लिए, तो आपको ये नहीं देखना कि 10 साल पहले से कौन सा अच्छा सेक्टर कर रहा है, आपको आगे का देखना है। वो सेक्टर थे ही नहीं 10 साल पहले जो आगे 10 साल बाद रहने वाले हैं, तो कैसे देखोगे कि पहले कैसा कर रहे थे और हिस्टोरिकल डेटा कहाँ से लाओगे आप, राइट? तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि इमर्जिंग सेक्टर्स कौन से हैं, कौन सी कंपनीज़ हैं जिनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छा रहा है। उस बेसिस पे आप देखोगे कि फिर आगे क्या गोल्स हैं, विजन्स हैं, क्या मैनेजमेंट एग्ज़ीक्यूट कर सकता है उस विज़न को, टेक्निकल नो हाउ है, ये सारी चीज़ें मैटर करने वाली है इस तरीके के एनालिसिस में। तो आप देख सकते हो सबसे बड़ा शेयर टोटल कैपेक्स में हमें नज़र आ रहा है पावर जनरेशन का, फिर ऑयल एंड गैस, एयरलाइंस, स्टील, ट्रांसमिशन, टेलीकॉम, ग्रीन हाइड्रोजन, मेटल एंड माइनिंग, ऑटो, सीमेंट एंड फिर 13% पे आता है अदर्स सेक्टर। तो मेरे हिसाब से अगर आप सही से दिमाग लगाओ तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हो, ऐसे इस टाइप के रिसर्च को स्टडी करके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप रोज़ ऐसे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।